मेरा नाम खुशी है, लेकिन मेरी जिंदगी में कहीं भी खुशी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हंसना, मुस्कुराना और खुशी जैसे शब्द मेरी जिंदगी से कहीं गायब हो गए हैं। अरे करम जली, कब तू हमारा पीछा छोड़ेगी? पता नहीं कब तेरी मनहूस सूरत हमसे दूर होगी। मेरी ताई जी ने नफरत से और चिल्लाकर कहा। मैं अपने आंसू साफ कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि क्या मेरे भाग्य में ही ये सब कुछ लिखा हुआ था? क्यों मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए? अगर वो लोग मुझे छोड़कर जाना ही चाहते थे तो फिर अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हवाले करके जाते जो उसका ख्याल रखता। इस घर में तो बचपन से ही मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक होता आया था। मैं रोती थी और प्रार्थना करती थी कि मरने से पहले मेरे माता पिता मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। मैंने अपने पिता को तो नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पिता मेरे जन्म से 2 महीने पहले मर गए। दरअसल मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मेरे पापा और मम्मी की शादी हुई तो पापा को बड़ी बीमारी ने घेर लिया। पापा हमेशा बीमार रहते थे। मम्मी हमेशा उनके ठीक होने की प्रार्थना करती रहती थीं। पापा हमेशा यही कहते थे कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा समय तक नहीं बचूंगा। मगर मम्मी कहती थीं कि ऐसा मत कहा करो, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? कौन इसकी परवरिश करेगा? पापा मम्मी से कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लेना। मम्मी कहती थीं कि ऐसा करने के लिए तो मैंने आपसे मोहब्बत नहीं की थी, और आप तो जानते हो कि हमारी शादी कितनी मुश्किलों से हुई है। मेरे मम्मी पापा की शादी के लिए न तो मेरे नाना नानी राजी थे और ना ही मेरे दादाजी, लेकिन उन दोनों ने अपनी मोहब्बत की जंग आखिरी हद तक लड़ी और फिर दोनों ने अपने घर वालों को मनाकर इज्जत के साथ शादी की थी। मगर ये बात कौन जानता था कि उन दोनों की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी और वो दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। शायद मेरे माता पिता के साथ साथ मेरा नसीब भी खराब था, क्योंकि मेरे जन्म से 2 महीने पहले पापा की मौत हो गई। जिस पर मम्मी बहुत फूट फूट कर रोई थीं। उन्होंने पापा से वादा किया था कि वो उनके साथ कभी बेवफाई नहीं करेंगी। हालांकि पापा कहते थे कि तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना और हमारे बच्चे की परवरिश करना, लेकिन मम्मी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। ऐसा करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। मैं इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकती। उन दोनों की मोहब्बत के बीच में पिस कर रह गई थी। मैंने जन्म लिया तो मेरी डिलीवरी के समय मेरी माँ की भी मौत हो गई थी। हमारा अगर कोई रिश्तेदार था तो वो थे मेरे ताऊ जी। मेरे माता पिता दोनों मर गए तो लोगों ने कहा कि इस बच्ची की जिम्मेदारी अब आपको लेनी होगी, क्योंकि आप ही इसके इकलौते रिश्तेदार हो। बस फिर तब से ही मैंने आंख खोली तो खुद को अपने आप से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली ताई जी की गोद में खोली थी। ताई जी ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया और मैं हमेशा उनसे प्यार की उम्मीद करती रही थी। ताऊ जी तो कुछ कहते ही नहीं थे। इस घर में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही लाइन होती थी कि तू मनहूस है। पैदा होने से पहले ही अपने माता पिता को खा गई। ताई जी कहती थी कि जिस दिन से इसने जन्म लिया है इसके माता पिता तो मर गए और इसकी जिम्मेदारी हम पर आ गई, और ये हमारे घर में आई तो इसने हमारे घर की खुशियों को भी खा लिया। दरअसल मेरे ताऊ जी एक इलेक्ट्रीशियन थे और उनकी अपनी शॉप थी। वो अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे, लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन ताऊ जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। दुकान का सामान जलने से उनका काफ़ी नुकसान हुआ था और फिर कभी उनको अपने काम में इतना प्रॉफिट नहीं हो सका जितना तब होता था। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मेरे ताऊ जी की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा मुझसे उम्र में बड़ा था, जबकि बेटी सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ी थी। मैं हमेशा ताऊ और ताई जी को अपने बच्चों के साथ प्यार करते हुए देखती थी तो खुद अपने माता पिता की गोद के लिए तरसती थी। मेरे ताऊ जी ने मुझे बचपन में ही ये बात बता दी थी कि तुम्हारे माता पिता मर गए हैं, तुम हमसे अपने माता पिता के जैसे प्यार की उम्मीद मत करना। मैं इस घर में अपने आप को एक बोझ की तरह समझती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाए जाते थे। बचपन से लेकर अब तक मैं लोगों की कड़वी बातें सुनती आ रही थी। हमेशा अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबाकर रखती हुई आ रही थी, इसलिए अब मैंने सब्र करना सीख लिया था। ऐसा नहीं था कि इस घर में मुझे खाना नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, स्कूल नहीं भेजा जाता था। मुझे खाना तब मिलता था जब सब लोग खाना खा लिया करते थे, या तो मुझे ताई जी बासी खाना निकाल कर देती थी
या फिर बासी खाना नहीं होता तो तब खाना खाने को कहती थी, जब सारे लोग खाना खा लिया करते थे और जो खाना बचता वही खाना खाने की मुझे इजाज़त थी। कपड़े भी पहनने को दिए जाते थे, नए नहीं बल्कि पुराने। मेरे ताऊ जी की बेटी अवनी के उसके जितने भी कपड़े पुराने हो जाते थे, वो सारे ही कपड़े ताई जी मुझे दे दिया करती थी और कहती थी, ले जाकर इसे अपनी अलमारी में रख दो, जब मन करे पहन लेना। और स्कूल भी भेजा जाता था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि किसी सरकारी स्कूल में, जहाँ पर मेरे ताऊ जी को ज़्यादा फीस ना देनी पड़े। मेरी खुशियों की इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं थी, हर कोई अपने बारे में सोचता था। इतना भी ये सब कुछ जो मेरे साथ होता था वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जाता था, ताकि कोई मेरे ताऊजी और ताईजी को ये ना कह सके कि उनसे इस लड़की की परवरिश नहीं की जा रही। मेरा अपने नाना नानी के घर जाने को बहुत मन करता था, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई बुलवाने के लिए नहीं आता था। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना नानी एक एक करके इस दुनिया से विदा हो गए थे। जब वो लोग जिंदा थे तब मैं कभी कभी अपने घर चली जाती थी, लेकिन जब मेरे मामा जी की शादियाँ हुईं तो मामियों को भी मेरा आना वहाँ पर पसंद नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से भी मेरा आना जाना खत्म हो चुका था। मुझे अपनी बुरी किस्मत पर रोना आता था, मगर मैं अपने आप पर कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि मेरे आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने जब से होश संभालना था, मैं हर रिश्ते के लिए तरसती आ रही थी। मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं था। सारी जिंदगी मेरे लिए किसी को प्यार करना और किसी से प्यार पाना सिर्फ हसरत बनकर रह गया था। ताऊ जी अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते थे, खाने पीने का सामान लेकर आते थे, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ उन दोनों के लिए ही होता था। मैं तो हर चीज़ को तरसती हुई नज़रों से देखती रहती थी। शायद यही सब कुछ मेरा नसीब था और मैं अपने नसीब के लिखे पर राज़ी थी। शायद इन सब की नफ़रत ही मेरा भाग्य थी। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी अपनी मुझे जोर से आवाज़ लगाने लगी। मैं सारे काम छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी। पता नहीं उसे क्या हो गया है जो इस तरह से गला फाड़कर चिल्ला रही है। इस घर में वैसे भी मुझे नौकर समझा जाता था, जिसका जैसे मन करता मेरे साथ बात कर लिया करता था। ताऊ जी का बेटा रोहन, उसकी आदत तो बहुत ही खराब थी। वो अपने सारे ही काम मुझसे करवाया करता था। वो कॉलेज जाता था, लेकिन अपने सारे असाइनमेंट मुझसे ही तैयार करवाया करता था। मैं जैसे ही अपनी के कमरे में पहुंची, वो मुझसे चिल्लाकर कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करती हो। जाओ और जाकर जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। कॉलेज के लिए देर तो मुझे भी हो रही थी। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए कहने लगी कि सॉरी, वो मैं भूल गई थी। पहले ताऊ जी ने मुझे परांठे बनाने के लिए कहा था, उनके परांठे बनाने में बिजी हो गई थी तुम्हारे लिए। अभी 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मैं फौरन ही किचन में भागकर आ गई थी। इतने में ही मुझे रोहन अपनी शर्ट हाथ में लेकर किचन की तरफ आया और कहने लगा कि खुशी, जल्दी से मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो। मैंने कहा, लेकिन मैं अब भी अपनी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। वो कहने लगा कि उसके सारे काम छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि वो देर से कॉलेज जाती है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, इसलिए पहले मेरा काम करो। मैंने परांठे बनाए और मैं जल्दी से रोहन की शर्ट लेकर उसे प्रेस करने के लिए चली गई। थोड़ी देर गुजरी कि फिर से अपनी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे कहाँ मर गई हो? नाश्ता लेकर आओगी या नहीं? मुझे तो लगता है कि आज मुझे भूखे पेटी कॉलेज जाना पड़ेगा। मैंने जल्दी जल्दी उल्टी सीधी रोहन की शर्ट पर प्रेस की और उसे उसकी शर्ट देने के बाद फौरन ही किचन में चली गई। फिर ताई जी किचन में आ गई और कहने लगी कि आज मुझे टाइम पर चाय मिलेंगे या नहीं। मैंने कहा, ताई जी बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं अवनी को उसका नाश्ता दे दूं, उसके बाद आपको चाय दे दूंगी। मैंने जल्दी जल्दी परांठे बनाया और नाश्ता तैयार करके अवनी के कमरे में देने के लिए चली गई। अवनी तो आंख का गोला बनी बैठी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ रह गई थी? सुबह जल्दी उठा करो, तुम्हारी बहुत देर तक सोने की आदत हो गई है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर सारे काम देख लो ना, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, तुम्हें तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़ी हुई किताब मेरे सर पर मारी थी। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन अब मुझे इस सब की आदत पड़ गई थी। मैं जल्दी से किचन में आई और मैंने ताई जी के लिए चूल्हे पर चाय चढ़ाई और उधर उनके कमरे में देने के लिए चली गई। ताई जी कहने लगी कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कामचोर हो गई हो, कोई भी काम टाइम पर नहीं करती, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे लेट हो जाते हैं।
मैंने कहा, सॉरी ताई जी, कल से सारे काम टाइम से करूंगी। और फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई थी। अब लगभग सारे ही काम मैं कर चुकी थी, इसलिए मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 9 बजे ही वाले थे। मुझे राइट 9 बजे के टाइम पर अपने कॉलेज पहुंचना होता था, लेकिन अभी मुझे तैयार होना था और फिर रास्ते में भी कुछ समय लगता। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया था। हर रोज़ मुझे इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और फिर जब मैं जल्दी जल्दी हाँफती हुई कॉलेज पहुंचती थी तो वहाँ भी मुझे टीचर से डांट पड़ती थी। वो मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा करती थी तो सबके सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी और फिर कॉलेज से वापस आकर मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ता था। फिर वही सारे काम जिनसे मैं थक तो जाती थी, मगर मुझे कोई आराम करने नहीं देता था और चाह कर भी आराम नहीं कर सकती थी। इस घर के हर काम का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया था। इसके बावजूद भी मुझे बेइज्जती और नफरत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ था। मैं अपने कमरे में जाकर हमेशा अपने मम्मी पापा को याद करके रोया करती थी। भले ही उनके साथ मैंने वक्त नहीं गुजारा था, उन्हें देखा नहीं था, लेकिन उनके कमरे में उनकी शादी की एल्बम थी, उनका सारा सामान था। मैं उनके फोटोज देख देख कर रोया करती थी। मेरे माता पिता का प्यार मैं कभी नहीं देख सकी थी। हमेशा हालात से तंग आकर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ इस दुनिया से चली जाती। यहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं था। यहाँ तक कि मेरे ताऊ जी, जिनके मैं परिवार का खून थी, उन्हें भी मेरी कोई कदर नहीं थी। वो तो मुझसे इज्जत से बात भी नहीं करते थे। मेरी ताई जी हमेशा मुझसे कहती थीं कि तू हमारे घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। बस तेरा इंटर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तेरे लिए रिश्ता देखकर तुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी कई साल तक तूने हमारे घर में मुफ्त की रोटी खा ली है। तुझ जैसे बोझ को हम कई सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता था और मैं इन सब लोगों को हसरत भरी नज़रों से देखा करती थी कि ये लोग मेरी शादी करवाने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे। आस पड़ोस के लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था, मगर फिर वही लोग मेरे ताऊ और ताई जी की भी तारीफ किया करते थे कि आपने एक बिन माँ बाप की बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। घर के अंदर क्या होता था ये हर कोई नहीं जानता था। इन सब लोगों के साथ होते हुए भी कितनी अकेली हूँ। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था और मेरा इंटर भी कंप्लीट हो गया था। भले ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अवनी और रोहन से भी ज़्यादा अवनी की पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि उसने इंटर मुझसे पहले ही कंप्लीट कर लिया था और रोहन अभी पढ़ाई कर रहा था। ताई जी चाहती थी कि सबसे पहले मेरी शादी हो जाए और मैं उनके घर से निकल जाऊं। उसके बाद ही वो अपनी बेटी अपनी की शादी धूमधाम से करेंगी। इस पर ताऊ जी भी उनको समझाया करते थे कि अगर तुमने पहले खुशी की शादी कर दी तो अवनी की शादी पर घर के कामकाज कौन करेगा। तुमसे वैसे भी इस उम्र में कोई काम नहीं होता। तुम मुझसे नौकरानी रखने को कहोगी। मैं नौकरानी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कहता हूँ कि अवनी की शादी से पहले खुशी की शादी के बारे में मत सोचना। ताई जी को अच्छी तरह से ताऊ जी की बात समझ आ गई थी, इसलिए अब ये लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द अवनी का रिश्ता लग जाए। लेकिन मैं अवनी से ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए 2-3 बार उसके रिश्ते आ चुके थे। ताई जी मुझे किसी न किसी काम से मेहमानों के सामने बुला लिया करती थीं और इस तरह मैं मेहमानों के सामने चली जाती थी तो वो लोग पूछते थे कि ये कौन है। ताई जी उनको बता दिया करती थी कि ये मेरी देवरानी की बेटी है, इसके माता पिता मर गए, हमने ही इसकी परवरिश की है, बहुत अच्छी बच्ची है। उन्होंने 1-2 बार मेरी उन लोगों के सामने तारीफ क्या कर दी कि उन्होंने उनकी बेटी को रिजेक्ट करके मुझे ही पसंद कर लिया था, और इस पर ताई जी और अपनी बहुत भड़कती थी और फिर वो अपना गुस्सा मुझसे निकाला करती थी। कभी मुझे डांट पड़ती तो कभी अपने के हाथ में जो भी चीज़ होती वो उसी को फेंक कर मुझ पर मार दिया करती थी। जब जब घर में मेहमान आते थे अवनी को देखने के लिए, तब तब हमारे घर में बहुत हंगामा होता था। मैं हर बार ताई जी से कहती थी कि आप मुझे उन लोगों के सामने मत बुलाया करो, मगर ताई जी से तो कोई काम होता ही नहीं था। उनसे तो इतना भी नहीं होता था कि वो मेहमानों के सामने खुद ही नाश्ता लेकर चली जाएं। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी। हर दिन कोई ना कोई नया हंगामा लगा रहता था। ताई जी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अमीर घर में हो, इसलिए उनकी बेटी के लिए अमीर घर के और पढ़े लिखे लड़कों के ही रिश्ते आया करते थे। अब जबकि वो लोग मुझे पसंद कर लिया करते थे और अपनी को रिजेक्ट कर देते थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी,
लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद तो ताई जी ने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी मुझे भरे बुरे परिवार में विदा नहीं करेंगी। उनका कहना था कि मैं खुशी की शादी किसी ऐसे घर में करूंगी जहां पर वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। ये मेरी बेटी की खुशियों की हकदार बनना चाहती है। मुझे तो शुरू से ही यही लगता है कि ये हमारे घर में अपना कब्जा जमाना चाहती है, मेरी बेटी की जगह लेना चाहती है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। काफी सारा वक्त इसी तरह से गुजर गया था और फिर फाइनली एक दिन अवनी का रिश्ता तय हो गया था। लड़का अच्छा था, अमीर घर का था। इस बार अपनी बहुत सावधान थी। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि लड़की वालों के सामने खुशी का साया भी नहीं आना चाहिए। मैं तो वैसे भी उन लोगों के सामने जाने का कोई शौक नहीं रखती थी, लेकिन इस बार ताई जी ने अपने दिल की तसल्ली के लिए मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अपनी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा बहुत काम भी कर लिया था। अपनी का रिश्ता पूरे 6 महीने लगा रहा था। इस बीच अपनी के ससुराल वालों को ये बात पता ही नहीं थी कि इस घर में कोई खुशी नाम की लड़की भी रहती है। अवनी की इंगेजमेंट हुई थी, तब भी मुझे इंगेजमेंट में शामिल नहीं किया गया था। उसकी सगाई हॉल से ही की गई थी और सब लोग मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए थे। कुछ मेहमानों ने नोटिस किया था कि इंगेजमेंट में मैं शामिल नहीं हूँ। जब उनसे ये सवाल किया गया कि खुशी कहाँ है, तो ताऊजी और ताईजी ने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर आराम कर रही है। उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल किया करती थी। और फिर फाइनली अवनी की शादी का दिन भी आ गया था। अवनी की शादी थी, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं घर के सारे काम करने में इतनी बिजी थी कि कब घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अवनी विदा होकर अपनी ससुराल जा चुकी थी। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर था कि मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तब उनके पास बहुत सारा जेवर था। मेरी मम्मी का वो सारा जेवर ताई जी ने उसे मेरी मम्मी के मरने के बाद ही अपने कब्जे में कर लिया था और वही सारा जेवर उन्होंने अवनी को उसकी शादी पर दे दिया था। मेरी माँ का जेवर भी मुझसे छीन लिया गया था। मैं अपनी की शादी वाले दिन बहुत रोई थी, क्योंकि इस घर में मेरी अपनी कोई भी चीज़ नहीं थी। अब हमारे आस पड़ोसी ताई जी से कहते थे कि अपनी की शादी तो हो गई है, अब आप लोग खुशी की शादी कब कर रहे हो। ताई जी कहती थी कि हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी भी शादी कर देंगे। हालांकि मोहल्ले से भी मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आ चुके थे, मगर ताई जी की जिद थी कि वो मेरी शादी किसी अच्छे घर में नहीं होने देगी। इसीलिए मेरा रिश्ता जहाँ से भी आता वो उसे एक्सेप्ट करती ही नहीं थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कभी मुझे इस घर में तो प्यार नहीं मिला, लेकिन ससुराल में तो प्यार ज़रूर मिलेगा। मेरी ताई जी चाहती थी कि जैसी ज़िंदगी मेरे यहाँ गुजर रही है, ससुराल में मेरी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा बदतर होनी चाहिए। पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ जुड़ी हुई थी। मैं हर दिन यही प्रार्थना करती रहती थी कि ऊपर वाला मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ लिख दे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन इस रिश्ते के लिए ताऊ जी ने फ़ौरन ही हाँ कर दी थी। मेरा रिश्ता कहाँ से तय हुआ था ये मैं नहीं जानती थी। बस मुझे तो ताई जी ने कहा था कि अपना मुंह मीठा कर लो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, जल्द ही तुम इस घर से निकलने वाली हो। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि मेरी शादी, वो भी इतनी जल्दबाजी में आकर मेरी शादी किसके साथ की जा रही है। ये सब कुछ मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत रो रही थी कि ये लोग मुझे बोझ क्यों समझते हैं। मैं तो कभी पहनने के लिए या खाने के लिए या फिर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी इन लोगों से कुछ नहीं मांगा था। तो फिर ये लोग हमेशा मुझे इस घर के लिए मुसीबत क्यों कहते थे। फिर मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता जिस इंसान के साथ तय कर दिया गया है, वे एक मामूली नौकर है जो लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करता है। ये सब सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अवनी की शादी जिस तरह धूमधाम से और भरे पूरे परिवार में हुई थी, मैं भी ऐसे ही शादी के सपने देखा करती थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और सोचा कि मुझे एक बार ताऊ जी और ताई जी से बात करनी चाहिए कि वो मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ न करे। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हमसे अपने रिश्ते के बारे में पूछताछ करने की। लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती, या फिर तुम किसी और को पसंद करती हो। मैंने ताई जी से कहा कि
नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरी शादी किसी नौकर से ना करें। ताई जी कहने लगी, तो फिर किसी भिखारी से करवा देती हूँ। बताओ, तैयार हो भिखारी से शादी करने के लिए? ये कहकर ताई जी और रोहन जोर जोर से हंस रहे थे। ताऊ जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, मगर मेरी रिक्वेस्ट किसी काम नहीं आई थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे आंसू हर गुजरते दिन के साथ बह रहे थे और मैं ऊपर वाले से अपनी आने वाली जिंदगी में खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। मेरे सब्र की हद अब खत्म हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से मुझे इज्जत मिले, सम्मान मिले, जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिल सका। मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने आवाज़ उठाई भी तो मेरी आवाज़ को ये लोग दबा देंगे। एक दिन अवनी अपने पति के साथ हमारे घर आई थी। उसका इतना ज़्यादा अच्छा पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जाग गई कि मैं भी शादी के बाद ऐसे ही बंद संवर कर रहूं। मगर ये एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैं ठंडी आह भरकर रह गई थी, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ थी कि मैं भी किसी ऊंचे परिवार की बहू बनती। मेरी शादी जबरदस्त दस्ती एक मामूली सी नौकर के साथ करवाई जा रही थी। इस शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं थी। वैसे भी इस घर में जो कुछ भी होता था उसमें मेरी मर्जी होती ही नहीं थी। अब सब कुछ हार कर मैंने ये सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान था, और इसी तूफान का हिस्सा एक अकेली मैं थी, क्योंकि मेरे रोने और हंसने से इस घर में किसी को कोई मतलब नहीं होता था। और फिर वो दिन भी आ गया था जब ज़बरदस्ती मुझे दुल्हन बना दिया गया था। हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन बहुत स्पेशल होता है, लेकिन मेरी शादी का दिन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, क्योंकि इस शादी से मैं खुश नहीं थी। ताऊजी और ताईजी ने मोहल्ले के लोगों को बताया था कि इस गरीब लड़के से खुशी की शादी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसमें उसी की खुशी है। वो भी यही चाहती है कि उसकी शादी इस लड़के के साथ हो। आखिरकार हमने तो उसकी परवरिश बहुत अच्छी की थी, मगर उसने इस लड़के को पसंद किया। अब हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी उस नौकर के साथ करवा रहे थे, और इस पर बदनाम भी मुझे ही कर रहे थे। मैंने ये सब सुनकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और सोचा था कि ऊपर वाला मुझे सब्र दे, क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं। इन्होंने सारी जिंदगी मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे अपने साए में रखा। बस मेरे लिए यही बहुत है। मैं लोगों से किसी तरह के बदले की उम्मीद नहीं रखती। बस मुझे अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र थी। मेरी शादी में किसी तरह की कोई सजावट नहीं थी। बस कुछ मामूली से लोगों को बुलाकर मेरी शादी कर दी गई थी। मैं बेरहम लोगों के चंगुल से निकलकर एक आम से घर में आ गई थी। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए। मैं नज़रें झुकाकर उस पुराने से कमरे में बैठी हुई थी। ये बहुत छोटा सा घर था, लगभग 30 गज का मकान होगा। मेरे दिल में खुशी या फिर कोई ख्वाहिश कुछ नहीं था, जबकि मेरे पति की आंखों में मेरे लिए चमक थी। मैंने देखा कि जिस मामूली से नौकर से मेरी शादी हुई है, वो शक्ल सूरत का अच्छा था। वो मोहब्बत से मेरे करीब आकर बैठ गया और नरमी से पेश आने लगा। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे इज्जत दी है। इससे पहले तो हमेशा मैं दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत ही देखती थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि मेरी प्रिंसेस, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रिंसेस हो, तुम बहुत सुंदर हो। उनके कहे हुए ये शब्द मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ गए थे। फिर मैंने उनके इस पुराने टूटे फूटे घर को देखा और सोचा कि मैं सबकी तमन्ना नहीं करती थी। फिर ये भी सोचा कि अब जो भी है, जैसा भी है, यही इंसान मेरा पति है और इसके घर को मुझे अपना घर मानना होगा। वो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे और उनके मीठे शब्द मेरे दिल में उतरते चले गए। पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की थी। उनकी तारीफ से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी इस तरह से बात करने पर उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने मुझे हंसाने की कोशिश की और मेरे रोने की वजह पूंजी तो वो कहने लगे कि अब तुम मेरे घर में आ गई हो, अब मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। उनका नाम प्रभास था। प्रभास ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे दुख अपने नाम कर लूंगा,
लेकिन तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभास के लिए रिश्ता? उसकी पड़ोस वाली आंटी हमारे घर मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि प्रभास का इस दुनिया में कोई नहीं था, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने तो भले ही ताऊ जी के घर में अपनी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन उन्होंने तो बचपन से लेकर अब तक अकेले ही खुद को संभालना था। यही वजह थी कि वो लोगों के घरों में जाकर काम किया करते थे और साथ साथ अपने घर का भी काम किया करते थे। ये भले ही टूटा फूटा घर था, लेकिन मेरे पति ने मेरे स्वागत के लिए इस घर को बहुत अच्छे से सजाया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उनकी बातों से मुझे पहली बार हौसला मिला था। मैं जिस मोहब्बत के लिए आज तक इतना तरसती रही थी, मुझे वो मोहब्बत मेरे पति से मिली थी और इस तरह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और सोचती थी कि मुझे दौलत का ऐशो आराम नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरा पति तो मुझे बहुत इज्जत देता है, बहुत प्यार करता है, और एक औरत के लिए प्यार देने वाला और इज्जत देने वाला पति ही सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता है। धीरे धीरे मैं अपने पति के साथ एडजस्ट हो गई थी। शादी के अगले हफ्ते वो मुझे मेरे ताऊजी के घर लेकर गए थे। वहां पर उस दिन अवनी भी अपने पति के साथ आई हुई थी। अवनी ने मेरे सामने मेरे और मेरे पति का हुलिया देखकर हम दोनों की मजाक उड़ानी शुरू कर दी। वो बड़ी सी गाड़ी में और महंगे कपड़े पहनकर अपने पति के साथ आई थी। उसका पति भी महंगे कपड़े पहने हुए था, जबकि मेरा पति मामूली से कपड़े पहन रहा था और मैं पुराना सा सस्ता सा सूट। अवनी ने कहा कि अरे, अब तो तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लग गए, जैसे तुम खुद हो, ऐसा ही तुम्हें हमसफर मिल गया। ये कहकर वो जोर जोर से हंस रही थी, जबकि उसके साथ साथ घर के सभी लोग भी हंस रहे थे। मुझे इस बात पर गुस्सा आया। मैं अपनी बेइज्जती तो कई सालों से इन लोगों के मुंह से बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन मैं अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रभास सबके सामने शर्मिंदा हो रहे थे और नज़र झुकाकर बैठे हुए थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ कुछ देर और रुकना चाहिए था, वो तुम्हारा घर है। मैंने सोचा तुम्हें वहाँ सबकी याद आ रही होगी, इसलिए तुम्हें ले गया था। मैंने कहा मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, मुझे भी उन्होंने हमेशा तंग किया, लेकिन अब मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रभास ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हमारी जिंदगी में यही सब कुछ लिखा हुआ है। जिस तरह से तुम्हें ये सब कुछ सब्र करना आता है, इसी तरह से मुझे भी आता है। हम दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी ही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ खुश नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरा तुमसे गहरा रिश्ता किसी से नहीं है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, विदाई से पहले ताई जी ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें यहाँ से दफा कर रहे हैं। शादी होने के बाद दोबारा से हमारे घर आकर मत पड़ जाना, बड़ी मुश्किल से और इतने सालों के बाद तुमसे छुटकारा पाने जा रहे हैं। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे मेरी ससुराल में अगर दुख भी मिला तो मैं कभी इन लोगों के पास पलटकर वापस नहीं आऊंगी। जैसे यहाँ सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती थी, उसी तरह से ससुराल में भी करूंगी। लेकिन मुझे मेरा पति बहुत अच्छा मिल गया। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पति के अलावा और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा नहीं रहता था। उनका ये टूटा फूटा घर उनकी स्थिति को अच्छी तरह से जाहिर करता था। ये घर भले ही छोटा था, टूटा फूटा था, लेकिन मैं यहाँ की मालकिन थी। मैंने अपने पति से कहा कि हमें इस घर की कंडीशन ठीक करनी चाहिए। मेरे पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरी प्रिंसेस, अब तुम आ गई हो ना, ये घर तुम्हारा है। तुम इस घर को जैसे चाहो वैसे सजाओ इस घर में, और इस घर की एक एक चीज पर अब तुम्हारा राज है। मैं अपने पति की इतनी खुशहाल बातों पर बहुत खुश होती थी। मेरे पति अमीर अमीर लोगों के यहाँ काम करने के लिए जाते थे, जहाँ से उन्हें इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि हम दोनों का गुजारा इज्जत और सुकून से हो रहा था। मेरे पति मुझसे कहते थे कि खुशी, कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम्हारे ताऊजी का घर तो बहुत बड़ा है, मगर ये घर बहुत खराब है। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ये घर ताऊजी के घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे किसी की जली कटी बातें सुननी नहीं पड़ती और ना ही मुझे यहाँ बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। मेरे पति कहते थे कि तुम दुनिया की सारी लड़कियों में से सबसे अलग हो, तुम बहुत भोली हो,
बहुत सिंपल हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। इतनी तारीफ करके मुझे खाना मिलेगा या नहीं? ये कहते हुए मेरे पति जोर से हंसने लगे और फिर मैं भी हंसने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा मजाक करते थे। मैं यहाँ बहुत खुश थी। उन्हें मेरा हर काम बहुत पसंद आता था। वो हर काम में मेरी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कहाँ तक पढ़ा है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इंटर किया है, लेकिन मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। मुझे किसी ने आगे पढ़ने ही नहीं दिया। तो फिर मेरे पति ने कहा कि मेरी फ्रेंड से और आगे पढ़ना चाहती थी, तो क्या हुआ? उसके ताऊजी ने उसे नहीं पढ़ाया, तो उसका प्रिंस तो है ना उसके सपने पूरे करने के लिए। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? मुझसे तुम्हारे लिए जो हो सकेगा मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और कहने लगे कि देखो खुशी, मैं सारी जिंदगी बहुत अकेला रहा हूँ। बिना किसी रिश्ते के मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, और ये बात और मेरे जज्बा तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरी नज़र में तुम्हारे लिए जो अहमियत है वो मैं तुमसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोचा कि क्या कोई इंसान मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरे पति ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, उसी सरकारी कॉलेज में जहाँ मैं पहले पढ़ती थी। यहाँ की फीस और कॉलेजेस से कम थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए मैंने MBBS की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति ने मुझे हिम्मत दिलाई और कहा कि तुम्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम में अगर हिम्मत है, साहस है, तो तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो, और मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। मेरे पति ने हमेशा मुझे यही समझाया कि तुम खुद को किसी से कम मत समझो। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मैं पढ़ाई भी करती थी, घर के काम भी करती थी, अपने पति का ख्याल भी रखती थी। मेरे पति मेरे लिए मजबूत सहारा बने, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने MBBS कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। मेरे पति की अच्छाई का एक सबूत ये भी था कि उन्होंने मुझे पढ़ाने की खातिर मुझसे कहा कि हर पति पत्नी का सपना होता है कि उनकी शादी के कुछ समय के बाद ही संतान हो जाए, लेकिन मैं अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को जिम्मेदारियों में नहीं घेरना चाहता, इसलिए हम लोग बच्चे के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले तुम अपना सपना पूरा करो। मेरी पढ़ाई में जितना भी पैसा खर्च हुआ सब मेरे पति ने खुशी खुशी किया, और उनके सपोर्ट से मैं इतनी काबिल हो गई कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बन गई थी। हमारा घर भले ही छोटा था, लेकिन मैंने अपने पति से कहा कि क्या हम अपने इस छोटे से घर में ही छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। मेरे पति ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक अस्पताल में भी नौकरी करना शुरू कर दी थी। मुझे वहाँ से भी पैसे मिलने लगे, और मैं कुछ केसेस घर में भी निपटा दिया करती थी। मैं औरतों की हर बीमारी का इलाज किया करती थी। हालांकि मैं ज़्यादा पॉपुलर डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी काबिल थी कि हमारे मोहल्ले और आसपास के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आने लगे थे। मैं अस्पताल में भी नौकरी कर रही थी, और शाम को अपने घर में खोले क्लिनिक में भी बैठती थी। मेरा सपना पूरा हो जाने से धीरे धीरे हमारे घर के हालात सुधारने लगे, क्योंकि मैं इतना पैसा तो कमाने ही लगी थी कि मैंने अपने इस छोटे से घर को मरम्मत करवा के अच्छा बना दिया था, जो देखने में अब खराब नहीं लगता था। मेरे पति बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी का सपना पूरा हो गया, और साथ ही साथ उनकी पत्नी किसी काबिल हो गई। मगर मैं अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी बहुत बिजी हो गई थी। इस सब से मेरा काम में ज्यादा ध्यान बंट रहा था, और मैं अपने पति को कम समय दे पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, और जो पेशेंट आएंगे उन्हें घर में ही देख लिया करूंगी। मैंने अपने पति को लोगों के यहाँ जाकर काम करवाना भी बंद करवा दिया था, और उनसे कहा था कि अब आप मेरे ही क्लिनिक में वार्ड बॉय की नौकरी करो। मेरे पति अब मेरे साथ साथ काम करते थे। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपना ये छोटा सा क्लिनिक चला रहे थे, और हमने अपने छोटे से क्लिनिक का नाम उम्मीद नर्सिंग होम रखा था। 7 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। मेरी ताई जी को लगता था कि वो मेरी शादी किसी गरीब इंसान के साथ करवा देंगी, तो मैं वहाँ कभी खुश नहीं रह सकूंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तो अपने आप को सच में किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी, और ना ही इन 60 सालों में कभी मुझे उनमें से किसी की याद आई थी। वैसे भी जब इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन शामिल हो जाते हैं
तो वो बुरे दिनों को पूरी तरह से भूल जाता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आने लगे थे। मैं ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी किया करती थी, और अगर ऑपरेशन का कोई केस होता तो अपने सीनियर से कीनेटैक्ट करके उनके साथ अपनी नर्सिंग होम में बच्चा डिलीवर किया करती थी। मेरा उम्मीद नर्सिंग होम शहर में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि मेरी काबिलियत के चर्चे पूरे शहर में हो गए थे। वो रात अभी भी मुझे याद है, जब रात के 8 बजे से बारिश पड़ रही थी। इतनी तेज़ बारिश पड़ रही थी कि शहर के कई इलाकों में जलभराव हो चुका था। जगह जगह रास्ते बंद हो गए थे। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शहर के कई इलाकों में जाम लग चुका था। लोग परेशान हो रहे थे। बारिश भी पता नहीं उस रात क्या कह रही थी। हम दोनों भी जाग रहे थे और यही सोच रहे थे कि पता नहीं आज रात बारिश को क्या हुआ। देखते ही देखते रात के 3 बज गए थे। बारिश थमी तो अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई थी कि इतनी बारिश में और रात के इस समय कौन आया है। मेरे पति ने कहा कि ज़रूर तुम्हारी कोई पेशेंट होगी, क्योंकि आसपास के इमरजेंसी के केसेस लोग मुझसे ही करवाया करते थे। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी तो प्रभास ने मुझे रोक दिया और कहने लगे कि रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। प्रभास दरवाज़ा खोलने के लिए गए और वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही पेशेंट हैं, लेकिन कौन है कि तुम बाहर आकर देख लो। मैं फौरन ही कमरे से बाहर निकली और जैसे ही सामने की तरफ देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि एक औरत थी और उसकी बाहों में अवनी थी, जो दर्द से चिल्ला रही थी। इसका मतलब कि अवनी प्रेग्नेंट थी। उसको गोद में लेकर आने वाली औरत उसकी सांस थी और उसका पति बाहर वाली बैठक में बैठा हुआ था, क्योंकि हम लोग जायंट्स को घर के अंदर आने की परमिशन नहीं देते थे। उस औरत ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि मैडम, शहर में जगह जगह जाम लगा हुआ है। मेरी बहू का केस खराब हो गया। जहां पर बहू एडमिट थी उस डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी से इनकार कर दिया और कहा कि आप इसे कहीं और ले जाइए। अब आप ही बताइए कि मैं इतनी तेज़ बारिश में इसे कहाँ लेकर जाऊं। फिर मुझे कुछ लोगों ने आपके नर्सिंग होम के बारे में बताया तो मैं फ़ौरन ही इसे यहाँ लेकर आ गई। मैं अपनी को देखकर घबरा गई थी। मैंने अपनी का चेकअप किया तो मुझे पता चला कि अगर उसकी डिलीवरी जल्द से जल्द नहीं की गई तो उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और साथ ही माँ की भी जान को खतरा होगा। ये केस मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि ये बच्चा अपनी को शादी के पूरे 6 साल बाद हो रहा था और उसकी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो चुका था। वो दर्द से चिल्ला रही थी, कभी होश में होती तो कभी बेहोश हो जाती। यहाँ तक कि ऐसी हालत में वो मुझे भी नहीं पहचान पाई थी। मैंने अपनी खास नर्स को फ़ोन किया, जो मेरे पास ही नौकरी कर रही थी। उसका घर मेरे घर के पास में ही था, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई डिलीवरी का केस आता था मैं उसे फ़ौरन ही फ़ोन कर देती थी और वो टाइम पर पहुंच जाती थी। मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी। वो आ गई तो हमने अवनी को रूम में ले लिया था और उसके घर वालों को बता दिया था कि अवनी की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अवनी की सास ने फ़ोन करके ताई जी को भी सब कुछ बता दिया था। ताई जी को जब पता चला कि अवनी को पास के ही छोटे से नर्सिंग होम में लाया गया है तो वो कहने लगी कि कुछ भी करके मेरी बेटी की जान बच जानी चाहिए। उसकी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि हमें बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ चाहिए। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैडम, इस समय अवनी मेरी कज़िन नहीं बल्कि मेरी पेशेंट थी और मैं अपने पेशेंट को और उसके बच्चे को बचाने में जी जान लगा दिया करती थी। अवनी के डिलीवरी केस मेरे लिए एक चैलेंज था जो मुझे जीतना था, और जब मैंने अपनी नर्स के साथ मिलकर उसकी डिलीवरी की तो परवाले की कृपा से काफ़ी मेहनत के बाद बच्चा और माँ दोनों की ही जान बच गई थी, और लगभग 2 घंटे की कोशिश के बाद उसका बच्चा हमने उसकी सास के हवाले कर दिया था। जब उसके पति को ये खबर पहुंची तो वो भी बहुत खुश हुआ था, और जब उसके पति की नज़र मुझ पर गई तो वो दंग रह गया था, क्योंकि आज मैं उसके सामने एक डॉक्टर के रूप में खड़ी हुई थी जिसने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जान बचाई थी। वो मुझे अच्छे से जानता था। अवनी बेहोश थी। बारिश रुक गई थी। दिन की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी थी। दिन निकलते ही फौरन ताई जी भी नर्सिंग होम पहुंची तो उनके हवाले भी अवनी का बेटा कर दिया गया। फिर अवनी के पति ने ताई जी को पूरी बात बताई कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि खुशी है, वही खुशी जिसको आपने सारी जिंदगी ताने दिए, अपने घर से निकालने की कोशिश की, उसे बहुत बुरा समझा। आज उसने ही आपकी बेटी की जान बचाई है।
रात के समय ताई जी के लिए अपने घर से यहाँ आना, वो भी बारिश के समय में पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने सुबह के समय आना बेहतर समझा। मुझे मेरे घर में देखकर वो दंग रह गई थी। मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही थी, मगर फिर वो खुद ही मेरे पास आई। उन्हें ये एहसास हो गया था कि आज मैं कितनी काबिल बन गई हूँ। उन्होंने तो कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। उनका मानना था कि आज मेरी वजह से उनकी बेटी की जान बच गई, और ऐसे समय में मैंने उनकी बेटी की डिलीवरी की, क्योंकि उनकी बेटी का केस बहुत खराब हो चुका था। इस वजह से डॉक्टर तो उसे अपने हॉस्पिटल से वापस भेज चुकी थी, मगर मेरी मेहनत और लगन ने जच्चा और बच्चा दोनों को सही सलामत उनको दिया था। ताई जी ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं अवनी के साथ क्या हो जाता। वैसे कई सालों तक अवनी ने ससुराल वालों के ताने बर्दाश्त किए हैं। अगर उसका यही बच्चा सलामत नहीं होता तो शायद मेरी बेटी फिर से निसंतान रह जाती, या फिर वो इस दुनिया में ही ना होती। भले ही मैंने अपनी बेटी के लिए अमीर घर देखा था और तुम्हारे लिए गरीब से गरीब, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इंसान दिल का अमीर होना चाहिए। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि ससुराल जाने के बाद तुम्हारे दिन और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा पति तुम्हें काबिल इंसान बना देगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं सारी ज़िंदगी की गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम चाहती तो अवनी और उसके बच्चे की जान नहीं बचाती, हमसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमने तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया वो सब तुम्हारी आंखों के सामने था, तुमसे कभी छुपा हुआ नहीं था। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि ताई जी, क्योंकि मैंने आपके हर जौन पर सब्र किया और कभी भी आपसे बदला लेने का नहीं सोचा, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी आपको अपना समझा, मगर आप लोगों ने कभी मुझे मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा। जो मोहब्बत मुझे आप सब लोगों से नहीं मिली, वो मोहब्बत और इज्जत मुझे अकेले मेरे पति ने दी। मेरी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवाई और अपनी मेहनत की कमाई से मुझे डॉक्टर बनाया। आज मेरे पास मेरे पति के होते हुए सब कुछ है। ताई जी मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रही थी और अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। मैंने उनके दोनों हाथों को बकला और कहा कि ताई जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये कहकर मैं अपने पति के साथ काम में बिजी हो गई थी। अवनी को होश आया तो उसे भी सब कुछ बता दिया गया था। वो मुझसे बहुत खुश हुई थी और उसने भी मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी थी। ताऊ जी भी मेरे घर पर आ गए थे और उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन मुझे किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर वाले ने मेरे दिन बदल दिए थे, यही मेरे लिए बहुत था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।